किस तरीके से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी। ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब चट्टान से, चट्टान का जवाब बम से और बम का जवाब परमाणु बम से। उसके अंदर अमेरिका का दखल साफ नजर आता है। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सुरक्षित हैं। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हिट हो सकती हैं, वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि तेहरान के ठीक पास में ये पारचीन का इलाका है कि ईरान जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके अंदर जवाब भयानक और भयंकर भी हो सकता है। ईरान के लिए भी ये जरूरी होगा कि ईरान इसके अंदर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक न जाए। तो इस लड़ाई के अंदर फिलहाल इजराइल का पलड़ा भारी है। प्रणय, जो स्थिति फिलहाल है, क्या हम कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है? देखिए, नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समय जो स्थिति है, खासतौर पर जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर कार्रवाई की गई, जो मरने वालों का आंकड़ा है उसके अंदर 4 फौजी हो चुके हैं। अभी तक उनकी कहा जा सकता है उनका जो अंतिम संस्कार उनको सुपुर्द खाक तो किया जा चुका है, लेकिन जो ईरान की तरफ से बयान आया है खासतौर पर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से, दूसरी बात की जो IRGC है उसके हुसैन सलामी जो कि उसके चीफ हैं IRGC के, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसके अंदर यह साफ किया गया है कि इजराइल के लिए इसकी कीमत भारी पड़ सकती है। इजराइल के ईरान के विदेश मंत्री जो अगरची हैं, अब्बास अगरची, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें भी कहा गया है कि ईरान जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इजराइल को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये जो तमाम बयानात हैं, आप देखिए कि ईरान की तरफ से जब इजराइल के ऊपर कार्रवाई की गई थी 1 अक्टूबर 2024 को, तो उसके बाद इसी तरीके के बयान इजराइल की तरफ से आए थे कि ईरान को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और उसके बाद 25 तारीख की सुबह या 26 तारीख की सुबह जो है कार्रवाई की गई इजराइल की तरफ से, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और कार्रवाई की गई। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि इन दोनों देशों के बीच में अगर खुली और सीधी जंग अगर होती है तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो इलाका है पश्चिम एशिया का, वो इसकी जद में आता है। न केवल इलाका इसकी जद के अंदर आता है, कई देश इसकी जद के अंदर आते हैं, बल्कि जो 2 महत्वपूर्ण ट्रेड रूट हैं, जो एनर्जी का रूट है जो कि फारस की खाड़ी से आता है, जिसको अदन की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, वो इसकी जद में आता है, तो पूरी दुनिया के अंदर तेल का या ऊर्जा का एक गहरा संकट हो सकता है। इसके अलावा अगर लाल सागर या कहा जाए कि अदन की खाड़ी से लेकर सुएज कनाल तक का इलाका इसके प्रभाव में आता है, इस लड़ाई की जद में आता है, तो जो बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, क्योंकि भारत का व्यापार भी बहुत सारा इलाका इस इलाके से जाता है, इसलिए ये भी एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। क्योंकि इस पूरे पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर अगर आप देखें तो ये पहला मौका है जब ईरान और इजराइल के बीच में सीधे एक दूसरे को निशाना बनाते हुए वार किए जा रहे हैं। अप्रैल के अंदर लिमिटेड कन्फ्रंटेशन हुआ था, लेकिन अब जो हथियारों का इस्तेमाल है वो बड़ा हुआ है। हमने देखा है कि किस तरीके से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी इजराइल के ऊपर, और कहा गया था कि हम लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ईरान का जवाब है इजराइल को। जिस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया या जिस तरीके से हसन नसरल्लाह को मारा गया लेबनान के अंदर, ये उसका जवाब है, और जो फिलिस्तीन के अंदर जातियां हो रही हैं ये उसका जवाब है। यानी आप देखें कि इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर ईरान सीधे तौर पर कूदा और उसने जो है मिसाइलें बरसाई तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों के अंदर, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। उसी तरीके से अब चूंकि इजराइल के ऊपर सीधा वार हुआ था ईरान की तरफ से, इसलिए इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया है। ये तमाम कंटेक्स्ट में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लड़ाई का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी पहले एक दूसरे के प्रॉक्सीज के थ्रू वार किया जा रहा था, लेकिन अब सीधी और खुली लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या वाकई में ईरान जवाब देता है, ईरान की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हम एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। एस्केलेटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब चट्टान से, चट्टान का जवाब बम से और बम का जवाब परमाणु बम से। क्या इस एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर ये दोनों देश आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ब्रेक कहां लगेगा, ब्रेक कौन लगा सकता है, और किस तरीके से लड़ाई थम सकती है, रुक सकती है? के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। अमेरिका की समझाइश भी दरअसल काम नहीं आ पा रही है। ऐसे में लगातार जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं उनके जो रुख है बड़े सख्त नजर आ रहे हैं प्रणय। लेकिन मैं इस बीच ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उन पर हमला किया है। इस खबर की सत्यता भी जरा जांच के बताइए प्लीज। देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर देखने लायक है, और इसके अंदर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह पूरा प्लान जो रिटेलिएटरी प्लान था इजराइल का, उसके अंदर अमेरिका इजराइल को रोक भले ही ना पाया हो, लेकिन जो टारगेट्स थे, किन टारगेट्स को निशाना बनाया जाए, कैसे ये कार्रवाई की जाए, उसके अंदर अमेरिका का दखल साफ नजर आता है। न केवल सैन्य प्लानिंग से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक, बल्कि टारगेट एक्विजिशन के अंदर। और इसीलिए तेल के जो मेन रिफाइनरीज थी ईरान की, जो उसके
उसके प्रोडक्शन प्लांट्स थे उनको निशाना नहीं बनाया गया है, और साथ ही जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये भी सुरक्षित हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारियानो ग्रोसी, उनकी तरफ से कुछ देर पहले ये ट्वीट आया है। उसके अंदर सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की गई है कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान में मौजूद हैं और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सुरक्षित हैं। तो ये दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है कि ईरान के न्यूक्लियर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, क्योंकि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, नक्शे के जरिए समझना जरूरी है कि किन इलाकों को निशाना बनाया गया और किन इलाकों के ऊपर कहां-कहां जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। देखिए, ये जो बातें कही जा रही हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हिट हो सकती हैं, वो इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि तेहरान के ठीक पास में ये पार्चिन का इलाका है। पार्चिन के पास में ईरान का एक न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट भी जो है, बताया जा रहा है कि इसे भी निशाना बनाया गया। ये नष्ट जरूर हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर मिसाइल फैसिलिटीज थी, IRGC की मिसाइल फैसिलिटीज का बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट था, उसे निशाना बनाया गया। लेकिन जो ईरान की सिविलियन न्यूक्लियर साइट है पार्चिन के अंदर, वो सुरक्षित बताई जा रही है। इसके अलावा अरक है, इस्फहान है, यज़्द है, बुशहर है, ये तमाम जो ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स हैं ये सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो गाचिन की न्यूक्लियर माइंस हैं ईरान की, ये सुरक्षित बताई जा रही हैं। तो नक्शे के ऊपर ये जो इलाके हैं, क्योंकि जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उसमें तेहरान ज़रूर है, इल्म का इलाका है, खुज़स्तान का इलाका है, यहाँ पर ये वो तमाम इलाके हैं जिनको खास तौर पर इजराइल की इस स्ट्राइक के अंदर निशाना बनाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो IRGC या ईरान की जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, ईरान की जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी, ईरान के खास तौर पर जो एयर डिफेंस रडार्स थे उनको निशाना बनाया गया है, उन्हें नष्ट किया गया है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानती हैं पल्लवी कि ईरान और इजराइल के बीच में सीधे तौर पर कोई बॉर्डर नहीं है, यानी सीरिया और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्राइक को कैरी आउट किया इजराइल ने। और अब ईरान की तरफ से न केवल ईरान का जवाब आ रहा है, बल्कि इराक के अंदर भी जो शिया गुट हैं, हिज़्ब कितब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इराक के एयर स्पेस के इस्तेमाल करने का खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। ये इस तरीके के जो भड़काऊ बयान है ये कई आए हैं इस दौरान। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। हमास के साथ जंग भी फिलहाल थमी नहीं है। हालांकि इसके अंदर एक जो कहा जा सकता है उम्मीद की किरण नजर ये आ रही है कि हमास के साथ में गाजा के इलाके के अंदर शांति और जो संघर्ष विराम है उसके लिए एक बार फिर मिस्र की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था उसके ऊपर बातचीत की कवायद एक बार फिर से शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है। तो इस बातचीत के अंदर क्या कोई संघर्ष विराम का समझौता, कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? क्योंकि 2 दिनों के संघर्ष विराम के फॉर्मूले को लेकर इस मिस्र की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है और इजराइल भी उसकी तरफ से इंडिकेट कर रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, बंधकों की अगर रिहाई हो जाए तो उसके बाद समाधान का या संघर्ष विराम का रास्ता निकल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल जो आपने पूछा कि अब ईरान क्या जवाब देगा, और ईरान अगर जवाब देगा तो जिस तरीके के बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं, चाहे हसन सलामी जो कि IRGC के चीफ हैं उनकी बात करें, या अब्बास अगरची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी चिट्ठी लिखी है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी चिट्ठी लिखी है और साथ ही उन्होंने ये साफ कहा है कि ईरान जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके अंदर जवाब भयानक और भयंकर भी हो सकता है। इसीलिए यह आशंका बढ़ रही है कि क्या ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच में एक खुली जंग हुई तो ये इस पूरे इलाके को तबाह कर सकती है और पूरी दुनिया को इसकी जद में ले सकती है। चाहूंगी क्या जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बड़े युद्ध का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बड़े ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान इजराइल पर परमाणु अटैक कर दे? एक बार फिर से वही सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल ईरान भी संयम दिखाएगा, क्योंकि अगर वो परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद ये एक बड़ी भयानक और भीषण जंग में तब्दील हो सकती है। क्योंकि उसके बाद अगर इजराइल के ऊपर उसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर सीधे सीधे अमेरिका कूदेगा। अमेरिका की तरफ से इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उस दौरान पेंटागन की तरफ से यह प्रस्ताव, यह कहा जा सकता है कि बाकायदा वॉर प्लान्स पर चर्चा हुई थी कि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना है, नष्ट करना है, तो उसके अंदर अमेरिका किन टारगेट्स को एक्वायर कर सकता है, किन टारगेट्स को नष्ट कर सकता है। तो इस तरीके के वॉर प्लान्स के ऊपर अगर बात होती है तो ईरान के लिए भी ये जरूरी होगा कि ईरान इसके अंदर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक न जाए। आप देखिए कि इजराइल की यूक्रेन और रशिया के बीच में बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां तक कि जो ज़पोराजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। ज़पोराजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट
प्लांट को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया। इसलिए जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र होता है, सबसे आखिर में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अभी फिलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं है जिसके अंदर ईरान न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके अपने तमाम ऑप्शंस को खत्म करे और उसके बाद में सारे देश जो हैं ईरान को आइसोलेट कर दें। ईरान ये कतई नहीं चाहेगा, बल्कि ईरान की कोशिश होगी कि वो रूस का साथ लेने की कोशिश करे, वो चीन का साथ लेने की कोशिश करे, अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करे। इसमें देखिए पॉस्चरिंग ज्यादा है बजाय हथियारों के इस्तेमाल के, क्योंकि ईरान एक तरफ कह रहा है कि इजराइल की जो कार्रवाई हुई उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसके कुछ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। उसके फौजियों के जो मारे जाने की संख्या है वो भी 4 ही बताई जा रही है। तो ऐसे में क्या केवल 4 फौजियों के नुकसान पे, या कहा जाए कि केवल कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी या कुछ जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनके नुकसान के बाद न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक ईरान जाना चाहेगा? ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हो सकता है कि अगर ईरान इस कार्रवाई के जवाब में अपने न्यूक्लियर हथियार निकालता है तो, क्योंकि ये अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर ये एक विश्व युद्ध है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज भी अगर हम बात करें तो 1945 के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिस समय दुनिया के बहुत बड़ी संख्या में जो देश हैं वो आपस में कहीं ना कहीं सैन्य संघर्ष में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध, परमाणु हथियार के इस्तेमाल के साथ ही ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद दुनिया एक बार फिर उस मुहाने पर खड़ी हुई है, लेकिन अब की बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से बचने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो नजर आ रही है। और इसके अंदर अमेरिका के रोल का मैं जिक्र करना चाहूंगा पल्लवी। आप देखिए कि जो अमेरिका ईरान का कट्टर दुश्मन बताया जाता है ईरान की तरफ से, और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का तनाव है, उस तनाव के बावजूद अमेरिका ने कहीं न कहीं इजराइल को इस चीज़ के लिए रोका भी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना न बनाया जाए, साथ ही जो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी निशाना न बनाया जाए। लेकिन यानी कहीं न कहीं ईरान की जो ये स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज़ हैं उनका इंश्योरेंस या उनका जो सुरक्षा करता है वो फिलहाल अमेरिका बनकर उभरा है। उसने इजराइल को इस चीज़ से ज़रूर रोका है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाए, क्योंकि इससे कैटास्ट्रोफी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। आप खास तौर पर इस नक्शे को देखें, अगर बुशर के इस इलाके के या गाचिन के इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाता तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यही वो इलाका है। न केवल ये पूरा इलाका कंटेमिनेट होता, यहाँ पर जो तेल के यातायात की आवाजाही है वो प्रभावित होती, बल्कि ये जो इलाका आप देख रही हैं पल्लवी, ये यूएई है, यूएई भी इससे प्रभावित होता, कतर का इलाका इससे प्रभावित होता। ये पूरा जो खाड़ी का इलाका है यहाँ पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन होता अगर इस इलाके के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाता, क्योंकि ईरान की ये जो दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ये कोस्ट लाइन के ऊपर हैं, यानी समंदर के किनारे पे हैं। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो इसका असर इस पूरे बड़े इलाके के अंदर फैलता। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इस तरीके से तबाह किया जाए, और ईरान भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर इस तरीके की स्थिति हो कि उसके ऊपर न्यूक्लियर बम बरसाए जाएं, उसके यहाँ पर भीषण तबाही हो। इसलिए न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो चर्चाओं में, बयानों में ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। फिलहाल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक यहाँ पर चीज़ें आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि जब जंग चल रही होती है तो कौन सी चिंगारी कब भड़क जाए, कितने बड़े विस्फोट में तब्दील हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस जंग को रोकने की जो कोशिशें हैं, कवायदे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसी की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं साइड में ही सही लेकिन चल ज़रूर रही हैं। प्रणय, लेकिन एक अहम सवाल, चूंकि दो लोगों में भी जब लड़ाई होती है तो ये कहने और सुनने को और पूछने को भी देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल समराइज करिएगा बातों को, ईरान और इजराइल दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये बहुत कॉमन सवाल जो हर कोई जानना चाहता है। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में अगर सैन्य संतुलन की बात की जाए, ताकत की बात की जाए, तो इजराइल निश्चित रूप से भारी पड़ता है। इजराइल भारी पड़ता है दो कारणों से। एक तो उसकी अपनी न्यूक्लियर, उसके पास अपनी जो सैनिक क्षमता है, ताकत है, टेक्नोलॉजी और उसकी महारत है, साथ ही उसके पास अमेरिका की बहुत बड़ी बैकिंग है, और इसे कतई नहीं भूलना चाहिए। ईरान बहुत लंबे समय से पाबंदियां झेल रहा है। ईरान को जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण पाबंदियां झेलनी पड़ी हैं 2006-07 के बाद से लेकर अभी तक, उस कारण से न्यूक्लियर हथियार भले ही ईरान के पास हो लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहां तक कन्वेंशनल वॉर का सवाल है,
कन्वेंशनल वॉर के अंदर भी उसके बहुत सारे जो सैन्य उपकरण हैं वो पुराने हैं। साथ ही जो कुछ फैसिलिटीज़ उसने डेवलप की हैं, चाहे उसके ड्रोन्स हों या उसके पास जो मिसाइलें हों, उन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए भी ईरान को बहुत सारी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। और वो सप्लाई उसे कौन करेगा? क्या S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि चर्चा चल रही है कि रूस ईरान को देने जा रहा है, सुखोई 35 एयरक्राफ्ट देने जा रहा है, ये आ जाने के बाद भी इसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल अगर सीधे लड़ाई के तौर पर बात की जाए तो इस लड़ाई के अंदर फिलहाल इजराइल का पलड़ा भारी है, लेकिन ये पलड़ा तभी भारी है जबकि अमेरिका उसके साथ में है, क्योंकि अपने सेल्फ डिफेंस में 1 साल की लड़ाई के अंदर इजराइल की जो सैनिक क्षमता है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। और उस सैनिक क्षमता में कमी के कारण जो उसकी मिसाइलें हैं, खासतौर पर जो उसका आयरन डोम सिस्टम है, उसको भी अमेरिका रिप्लेनिश करता है। और यही वजह है कि बीते कई सालों के अंदर पहली बार इजराइल को ज़रूरत पड़ी है, और इसीलिए जो 2 बैटरीज ऑफ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका की तरफ से दिया गया है। साथ ही अमेरिका के करीब 100 से 150 जो सैनिक हैं उन्हें तैनात किया गया है इजराइल के अंदर, इन थर्ड मिलिट्री जो सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके साथ। प्रणय, और बहुत सही आपने चूंकि बहुत सही आकलन भी किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस वक्त तरह तरह की खबरें हैं जो अफवाहों के तौर पर भी घूम रही हैं, लेकिन हमको ये सोचना होगा कि उनमें सच क्या है। और यही कोशिश थी हमारी कि आप उस सच तक पहुंचे। और सच दरअसल ये है कि आपने अब तक जितनी खबरें पढ़ी या सुनी होंगी कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया, तो आपको बता दें इस खबर में कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये प्रणय के मुताबिक 4 जो सैनिक हैं ईरान के वो मारे गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।